अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज इंडिया से जॉइन किया है एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी ने, जो कि पैनलिस्ट भी हैं और आप इनको जानते बहुत अच्छी तरह से, हम टीवी पे भी देखते रहते हैं। इनफैक्ट एक दो बार मेरे साथ डिबेट में थे सर, तो बड़ा मुझे संभल के बोलना पड़ रहा था, क्योंकि फिर ऐसे नहीं चलता कि आप कुछ भी बोल के निकल गए, जो हम नॉर्मली डिबेट्स में करते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। और आई रियली मीन इट कि जब आप शो में होते हैं तो मैं बहुत संभल के कमेंट करती हूँ, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं होती कि यहाँ पे कुछ भी बोला और निकल गए, जो यूजुअली हम लोग पाकिस्तानी पैनलिस्ट करते हैं कि जान छुड़ाने के लिए कि क्या करें, फंस जाते हैं वहां जाके। लेकिन सर बहुत आपसे वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अपडेट भी किया है मैंने अपने आप को। तो सर आज हम अफगानिस्तान की बात करेंगे और हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, क्या प्रोग्रेस है। आज मैंने देखा कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ को हटा दिया है, और उसकी कोई खास रीजन आपको लगी कि ऐसा क्यों किया गया? जी, बहुत तब्दीलियाँ हो रही हैं, पर इससे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आरज़ू, जो आपने मुझे इनवाइट किया एंड इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र। द लास्ट टाइम आई वाज़ हियर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और इट वाज़ अ फ्री व्हीलिंग डिस्कशन, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जो आपको कोई इतनी ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देनी चाहिए जब आप हम साथ में होते हैं डिबेट्स में। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, और आप तो हमेशा बहुत ही ठीक और सटीक तरीके से बोलती हैं, तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी कोई चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सो सो मच सर। आपके आपके प्रश्न पर आते हुए, जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुना है जो वहाँ पर उनके जो आर्मी चीफ है उनको हटा दिया गया है, तो मेरे विचार से वहाँ पर अशरफ गनी साहब की जो सरकार है, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने आप सोचा होगा, मंथन किया होगा, जो जो हालात हैं वहाँ पर वो क्यों ऐसे हुए हैं, और थोड़ा सा उनको लगा होगा जो स्ट्रैटेजी जो उन्होंने अपनाई है, वो में भी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को अलग करना चाहिए था। क्योंकि मेरे विचार से बहुत ही जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने बहुत ही डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई है। अब अगर देखा जाए, तालिबान के पास करीब, जैसे कहा जाता है, 80,000 उनके पास वो लड़ाकू हैं, उनके अपने जो मिलिटेंट्स हैं। फिर अभी बताया गया है जो करीब 10-15 हज़ार पाकिस्तान से आ गए हैं, पाकिस्तान से ट्रेन होकर आ गए हैं, तो ठीक है, 80, 90, 95 हज़ार। परंतु उसके बाद अगर अफगानिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को देखा जाए, तो उनके पास हैं करीब 2,75,000 से 3 लाख तक। तो मतलब तादाद में काफी ज्यादा है उनसे। और जो उनके पास सप्लाईज हैं, इक्विपमेंट है वगैरह, वो भी काफी अच्छा है, अमेरिकन की तरफ से आया हुआ, उनको दिया हुआ है। तो शायद वहां पर ये सोच रही होगी, जो जिस प्रकार से शुरुआत से, क्योंकि जब मेरे विचार से 13 अप्रैल को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये अनाउंस किया, जो 9/11 की, 9 सितंबर की जो 20th एनिवर्सरी है, उससे पहले पहले सारे अमेरिकन और नेटो ट्रूप्स वहां से निकल जाएंगे। तो उसके बाद हमने देखा है मई से, मतलब कितनी तेजी से जो तालिबान का वहां पर अटैक शुरू हुए हैं। तो शायद उनके जहन में कुछ ये आया होगा, जो हमने ठीक स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई है, इसीलिए हम देख रहे हैं तालिबान इतना ज्यादा, इतनी जल्दी उसने कब्जा कर लिया है, इतना जल्दी वो हावी हो गया है। जो पहले तो सारे जो रूरल एरियाज हैं उसके ऊपर उसने अपना कब्जा कर लिया है। फिर जो भी यहाँ पर, और काफी डिस्ट्रिक्ट्स, जिसे पहले कहा जाता है, जो करीब 70 जिले उसके कंट्रोल में थे, 70-75 जिले थे, परंतु बहुत ही जल्दी फिर वहां पर करीब 200 से ज्यादा जिले के ऊपर उसका कब्जा हो गया है। फिर और जो कि है बॉर्डर टाउन्स हैं, बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, पाकिस्तान के साथ है स्पिन बोल्डाक। उसके बाद जो तजिकिस्तान के जो बॉर्डर है, और फिर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ तक कि ईरान के साथ भी जो बॉर्डर चेक पोस्ट है, उसके ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो इसका मतलब है जो भी इनके पास रेवेन्यू अर्निंग्स आती थी जो सरकार के पास, वो आनी कम हो गई हैं, बंद तो नहीं हुई होंगी, पर कम हो गई हैं।
तो ये जो उनका स्ट्रैटेजी था, इसमें मतलब थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो उन्होंने नहीं लिए हैं। तो इसी वजह से मेरे विचार से ये तब्दीली की गई होगी वहां पर। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर आपके ख्याल से अफगानिस्तान कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हमारी तरफ या इस रीजन में तो आप कह सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं जो भी अफगानिस्तान में हो, लेकिन बाकी दुनिया को क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? या उनके ख्याल से बस ठीक है, इधर जो कुछ भी हो रहा है होता रहे? बार बार हम यही सुनते हैं कि कभी तालिबान ने कोई एरिया कैप्चर कर लिया, फिर पता लगता है फिर दोबारा से अफगान आर्मी ने वापस ले लिया है, लेकिन ये वैसे कब तक चलता रहेगा और क्या बाकी दुनिया को इससे कोई फर्क पड़ता है? देखिए, मेरे ख्याल से आगे तो ये काफी देर तक चलेगा। जहां तक आपने कहा है, जो ये इसका कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है इसकी, तो मेरे विचार से यहाँ पर सभी जो देश हैं, जो भी पड़ोसी देश हैं, मैं पाकिस्तान की इसमें बात नहीं करूंगा क्योंकि पाकिस्तान के अपने इसमें और इंटरेस्ट हैं, परंतु और जो देश हैं वो चाहते हैं जो ये शांत हो, सॉवरन हो, डेमोक्रेटिक हो, स्टेबल हो, क्योंकि वो नहीं चाहते जो यहाँ से जो आतंकवाद है वो निकलकर और देशों में आए। और भारत का भी यही उससे बहुत ही इंटरेस्ट है इसमें, जो वहां पर शांति रहे, वहां पर स्टेबिलिटी रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर तालिबान वहां पर आ जाता है, जैसे हमने देखा है 1990 के दशक में, और उसके बाद में भी यहाँ से तालिबान वहां पर हमले करता रहा है, और जो आतंकी घटनाएं हैं वो होती रही हैं, तो पूरी दुनिया को ये इससे, ओ आई एम सॉरी, शायद लाइट चली गई है, परंतु अभी आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो यहाँ पर जो हालात हैं, उससे वो वहां पर वो नहीं होना चाहिए, आतंक नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए सभी देश चाहते हैं जो वहां पर शांति हो। इस और फिर अगर हम देखें तो वहां पर काफी मिनरल रिसोर्सेज हैं, और उसको भी एक्सप्लॉइट वो करना चाहते हैं। और फिर अफगानिस्तान तो देखिए हमेशा से एक ब्रिज की तरह उसने काम किया है बिटवीन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप के लिए। तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज बड़ी हैं, उसके लिए पोटेंशियल बहुत है। तो इसीलिए पूरी दुनिया यही चाहती है। देखिए, पहले तो जैसे कहा जाता है 19वीं सदी में ग्रेट गेम हुआ करता था। वहां से जो रशियन ज़ारिस्ट एम्पायर था, वो ये प्रयास करता था, कोशिश करता था जो उसको वार्म वाटर्स तक आने का यहाँ पर मौका मिले। तो इसीलिए वो इसके ऊपर हमला करता था, यहाँ पर कब्जा करना चाहता था। परंतु यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी वो नहीं चाहती थी, तो इसीलिए अफगानिस्तान जैसे दोनों रूस और ब्रिटेन के बीच में एक बफर बनकर रह गया था। और उसके बाद भी अब लोग कह रहे हैं न्यू ग्रेट गेम है वहां पर उस सारे क्षेत्र में होने के लिए। परंतु मेरे विचार से सभी देशों का इसी में फायदा है जो वहां पर शांति हो, स्थिरता हो, पीस हो, स्टेबिलिटी हो, और सॉवरेन रिपब्लिक रहे, इंडिपेंडेंट रहे और डेमोक्रेटिक रहे। यही लोग चाहते हैं। सर पाकिस्तान की बात तो खैर ज़रूर होगी, तो आप बताइए पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है आपके ख्याल से? क्या इम्पोर्टेंस है इस वक्त पाकिस्तान की? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि पाकिस्तान की वजह से जो है वो बातचीत करने पे तैयार हुए अमेरिका से, और दूसरा 20 साल यूएस वहाँ पे रहा और उनकी फौजें रहीं, तो क्यों वो हम उनको नाकाम क्यों देखते हैं? उन्होंने कुछ कर क्यों नहीं पाए कि अब वो बाहर निकल गए फिर भी सूरत हाल या सिचुएशन ऑलमोस्ट वैसे ही है? और वैसे ही है या मेरे विचार से उससे भी बदतर है, क्योंकि हम्म। जैसे अब हालात हो रहे हैं और जैसे जितनी तेजी से तालिबान वहां पर अपना कब्जा कर रहे हैं, तो देखिए क्यों नहीं कर पाया है। मेरे विचार से है ये पाकिस्तान में उनको शय दिया जाता है। आपको पता ही है जो वहां पर उसामा बिन लादेन भी उधर ही पाकिस्तान में मिले थे, और उनको वहां पर जो नेवी सील्स आए थे अमेरिका के, और उनको जो मारा गया वहीं पर एबोटाबाद, वहां पर कंटूनमेंट है। और उसके बाद आप कुछ भी देख लीजिएगा, हामिद करजाई की स्टेटमेंट देख लीजिएगा, जो उनके उपराष्ट्रपति हैं, जो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे,
तो उनकी आप स्टेटमेंट्स देख ली, सभी यही कहते हैं जो जब तक आप पाकिस्तान के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, जो वो उनको शय नहीं दे, वो उनको ट्रेनिंग नहीं दे, वो उनको पैसा नहीं दे, वो उनको इक्विपमेंट नहीं दे, तब तक आप अफगानिस्तान में जंग नहीं जीत सकते हैं। और ये अब इनका स्ट्रेटेजिक डिसीजन था अमेरिका का, जो वो ठीक है वहां से अपना ड्रोन से हमला कर देते थे वगैरह, परंतु उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कभी डायरेक्टली ऐसा हमला नहीं किया जिससे कि जो शय दी जाती है तालिबान को वहां पर वो बंद की जाए। तो इसीलिए पिछले 20 साल तक सारा जो है वहां पर सेफ हेवन्स बने रहे, उनको सभी कुछ सप्लाई होता रहा, सभी कुछ असला दिया जाता रहा, जिससे कि तालिबान यहाँ पर आते। जब पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा दबाव पड़ता तो वो दो चार वहां से लेकर टेररिस्ट को लेकर, आतंकी को लेकर वो अमेरिका के हवाले कर देता और कहता हम तो आपके साथ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, आपके साथ हम खड़े हैं। परंतु और जो समय होता वो सब तालिबान को सारी सहायता देता। और अब तो हम देख रहे हैं आरजू, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही जो मिक्स है, कॉल्ड्रन है वहां पर अफगानिस्तान में, बहुत ही डेडली और पॉइजनस हो गया है। क्योंकि हम कहते हैं जैसे अब आपके प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं जो वो तो कॉमन मैन, कॉमन पीपल हैं, कॉमन सिटीजन्स हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो तो वहां पर कुछ तो पश्तून होंगे जरूर, उसमें है काफी मात्रा में, परंतु उसके साथ साथ इस्लामिक स्टेट के भी फाइटर्स आ गए हैं, अलकायदा के भी फाइटर्स आ गए हैं। आपकी तरफ से पाकिस्तान से जो आपने लश्कर तैयबा को भेजा है, जैश ए मोहम्मद को भेजा है, और भी बहुत सारे देखे सेंट्रल एशिया में जो ग्रुप्स हैं। अभी कुछ प्रश्न ये उठाए जा रहे हैं जो उत्तर में, नॉर्थ में अफगानिस्तान के, वो तो उनका नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ माना जाता था, उनका बेस माना जाता था। वहां पर तालिबान की कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। उसको चाहे ये अपने रशीद दोस्तम रहे हो या अहमद शाह मसूद रहे हो, लायन ऑफ पंजशीर, उनका वहां पर दबदबा था, उनका वहां पर कंट्रोल था। परंतु ऐसा कैसे हो गया जो सबसे पहले तालिबान वहां पर पहुंचा है और सारे जो क्षेत्र हैं, चाहे कुंदूज हो, चाहे पूले कुमरी हो, चाहे सरेपुल हो, कोई भी हो, सब जगह को वो फतेह करते हुए जा रहे हैं, सब जगह को वो एकदम जो वहां पर अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको शिकस्त दे रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है, जो देखिए बहुत सारे, क्योंकि मैं सेंट्रल एशिया में रह चुका हूं और मैंने देखा है जो वहां पर हालात कैसे हैं, वहां पर से बहुत लोग, यंग मेन एंड विमेन, वो गए वहां पर सीरिया में लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट के साथ। और जब वहां पर रूस की एंट्री हुई सितंबर 2015 में, तो वहां से निकलकर, वहां से भागकर वो आ गए हैं और उन्होंने अपने को इस्टेब्लिश कर लिया है यहाँ पर अफगानिस्तान में। वहां का जो ईस्टर्न प्रोविंस है, नंगरहार है, वहां पर और जगह हैं। तो इसीलिए ऐसे और ग्रुप हैं, जैसे उज़्बेक से ज्यादा जिनकी तादाद है इस्लामिक जिहाद यूनियन, या फिर जिसमें ताजिक लोग ज्यादा हैं, अंसरुल्लाह ग्रुप, तो ये वाले भी अब तालिबान के साथ मिल गए हैं और इसीलिए उन्होंने सहायता की है जो इनको जो ये जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस हैं, नॉर्दर्न जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके ऊपर इनका कब्जा हो जाए। और फिर आप देख रहे हैं इसमें मेरे विचार से ईटिम के लोग भी हैं, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के। अब आपको पता है कुछ दिन पहले यहाँ के तालिबान के लीडर्स थे, मुल्ला खान बरादर, वो गए थे वहां पर और बीजिंग तियानजिन में उनसे मुलाकात हुई थी वांग यी से, और उन्होंने कहा जो हम वहां पर कोई इंटरफियरेंस नहीं करेंगे विगुर मुसलमान जो हैं, जो शिनजियांग में हैं। परंतु मुझे नहीं लगता है जो तालिबान कितना अपनी जो कमिटमेंट्स है, कितनी अपनी जो प्रोमिसेस है, उसके साथ वो उसको पूरा कर पाएगा। क्योंकि जो लोग इनके तालिबान के जो नेगोशिएटर्स हैं दोहा में जो बैठे हुए हैं, दोहा में जो काम कर रहे हैं, अब आज भी वहां पर मुलाकात शुरू हुई है, ज़ल्मे खलीलजाद हैं वगैरह, कल एक्सटेंडेड ट्रोयका की मीटिंग भी होनी है वगैरह।
तो मुझे नहीं मालूम है जो वो कितना उनका कंट्रोल है, जो ये लड़ाके हैं, जो ये फाइटर्स हैं ग्राउंड पर, और जो ये सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। और वो लोग तो जा रहे हैं ईरान में भी अपना प्रॉमिस कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, जो आपके विरुद्ध कुछ नहीं किया जाएगा। रूस को भी ये कमिट कर रहे हैं, जो हम तो बिल्कुल ही वहां पर अपना अफगानिस्तान के जो चार कोने हैं, बॉर्डर्स हैं, वहीं पर रहेंगे। परंतु मुझे नहीं लगता है जो वो इनको ऐसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो मुश्किलात तो वहां पर बनेगी। पाकिस्तान का जहां तक आपने कहा है, बात यही है, अमेरिका 20 साल से भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि जहां पर ये नासूर है, जहां से ये शुरुआत है, वहां पर उसने कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन सर जिन ग्रुप्स का आपने नाम लिया वो बहुत से यहाँ पे तो खैर वो कहा जाता है कि इनको बैन किया हुआ है, और इनको कई बार इन्होंने कही और बात है कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो नाम बदल के फिर आ जाते हैं और इवन इलेक्शंस तक में खड़े हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जी हमने तो 70,000 से ज्यादा जाने दी हैं और हमने वॉर ऑफ टेरर लड़ी है। तो फिर ये दो तरह की स्टेटमेंट्स कैसे चल सकती हैं, और ये कि पाकिस्तान को इससे हासिल क्या होगा अगर अगर हम ये मान लें कि सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस वक्त जरूर ये मुझे अजीब सा लगता है कि पहले तो कहते थे कि हम वॉर ऑफ टेरर लड़े हैं और तालिबान को हमेशा से टेररिस्ट ही सुनने में हमने आया है, लेकिन अब अचानक से वो कहा जाता है कि बड़े डिसेंट लोग हैं और बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो ये दो तरह की स्टेटमेंट क्यों है? देखिए, तालिबान, दो तीन चीजें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। एक तो तालिबान के बारे में, जो भाई पहले वो कहा जाता था टेररिस्ट हैं, आतंकी है, और भारत तो हमेशा ये कहता रहा है दैट यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड तालिबान एंड अ बैड तालिबान। जो तालिबान इज अ तालिबान, और उन्होंने जैसे वहां पर 1996 से 2001 तक उन्होंने वहां पर जो किया है, जो एमिरेट के लॉज हैं वहां पर लागू किया है, वहां भी शरीयत के जो लॉज हैं वहां पर लागू किए हैं, जैसा उन्होंने कंट्रोल वहां पर औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर। तो अब एक ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई, जो ये तालिबान 2.0 इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम तालिबान 1.0। जो अब वो आएंगे, ना तो वो इस्लामिक एमिरेट चाहेंगे, वो तो यहाँ पर अमन शांति चाहेंगे, अपने जो सारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ बड़ी अच्छी उनके वो संबंध चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए उनके साथ बातचीत की जाए। मेरे ख्याल से ये नैरेटिव पाकिस्तान ने लोगों को, जो और देश हैं, उनको दिया। और मेरे विचार से, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रूस हो, जो कि नॉर्दर्न अलायंस को पहले इतना सपोर्ट करते थे, वो इस भुलावे में, इस झुठलावे में आ गए। जो तालिबान 2.0 जरूर डिफरेंट है जो पहले हुआ करता था। अब उनको समझ आ गई है जो ऐसे नहीं चल सकता है, उनको पूरी दुनिया की सहायता की जरूरत है, तो इसीलिए उनको करना चाहिए। परंतु हमने देखा है जो तालिबान 2.0, ना तो तालिबान 1.0 से डिफरेंट है, मे बी इट इज इवन वर्स। वाई डू आई से जो भाई इट इज इवन वर्स? क्योंकि पिछले 20 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया है एक्सेप्ट जमीन पर लड़ाई की है, कत्ल किया है, लोगों को मारा है, वहां पर हिंसा की है, वायलेंस किया है, बच्चों को मारा है। हम देख रहे हैं कैसे उन्होंने पिछले कुछ दिनों में एक बच्ची थी 21 साल की, और उनके हिसाब से उसने ठीक कपड़े नहीं पहने हुए थे, थोड़े टाइट कपड़े पहने थे, हालांकि उसने बुर्का लिया हुआ था, उसको गाड़ी से निकाल कर उन्होंने मार दिया। एक और लड़की थी जिसने बुर्का नहीं पहना था, उसको मार दिया। तो मतलब ये जो अब उनका रवैया है, तो इसमें तो कोई अंतर नहीं देखा जाता है। दूसरी बात आपने कही है, तो इसीलिए मेरे विचार से दुनिया इसके साथ रिकंसाइल करना पड़ेगा। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज शॉक फॉर मेनी कंट्रीज, रूस के लिए और ईरान के लिए और चीन के लिए भी। जैसे मैंने कहा, जो ये उन्होंने जो अग्रीमेंट साइन की है, उनको तो बस केवल चीन को तो केवल अगर दिक्कत है या अगर इंटरेस्ट है, वो तो ईटिन से है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिससे कि उनके शिनजियांग में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए, दिक्कत नहीं आए।
और उन्होंने ऑन द डॉटेड लाइन साइन कर दिया है। परंतु मेरे विचार से इतना आसान नहीं होगा उनके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वहां पर। और आपको मालूम है जो जब वो पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में जो किलिंग्स हुई थी, 140 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, तो उसके पीछे यही लोग थे। अब इनको थोड़ा ये भी तालिबान के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये हैं लश्कर जंगवी हैं और जो हैं जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध हैं। अब उनको देखिए एक स्पेस मिल जाएगा, एक उनको स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल जाएगा वहां पर, और वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए काफी सरदर्दी बन सकते हैं, उनके नाक में दम कर सकती हैं। आपका प्रश्न था जो पाकिस्तान तो कहता है जो हम तो वॉर ऑन टेरर लड़े हैं, तो दे हैव बीन रिलक्टेंट पार्टनर्स इन वॉर ऑन टेरर। वो पूरे दिल से नहीं लड़े हैं। अगर दिल से लड़े होते तो वो वहां पर तालिबान को इतना वो शय नहीं देते, उनके लिए इतनी बेसिस नहीं बनाते, उनके लिए अस्पताल हैं, उनके लिए ये सब जगहें हैं। तो उन्होंने इसीलिए वॉर ऑन टेरर में साथ दिया है, जिससे कि जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का आपको याद होगा जो उन्होंने 1 जनवरी का वो ट्वीट किया था, जो हमने करीब 32-34 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे दिए हैं और पाकिस्तान उन्हीं आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देता है जिसकी हमें जरूरत है। और वो समझता है जो अमेरिका के जो भी लीडर्स हैं वो फूल्स हैं, दे आर इडियट्स, बट इट विल नॉट हैपन एनी लॉन्गर। परंतु फिर भी ट्रंप को वापस आना पड़ा अपने पाकिस्तान से बात करने के लिए, क्योंकि उनको अपना इलेक्शन लड़ना था। और उन्होंने प्रॉमिस किया था 2016 में जब इलेक्शन कैंपेन हो रहा था, जो अपने जो सैनिक हैं अफगानिस्तान में उनको वापस लेकर आएंगे। तो इसी वजह से इतनी जल्दी से 2019 में ज़ल्माई खलीलजाद को उसमें लगाया गया। आपको 6 महीने की मोहलत मिलती है, आप इसमें करिए। तो अंत में 2020 फरवरी में 29 फरवरी को उन्होंने ये समझौता किया जिसे कहा जाता है पीस डील। मेरे विचार से ये है विदड्रॉल डील है, दैट इज अ डिजास्टर। और मेरे ख्याल से वही है बेसिस जो आज हम देख रहे हैं आरजू वहां पर अफगानिस्तान में, उसका जड़ मूल वही है जो अग्रीमेंट वहां पर साइन किया गया। और हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, बट लेट मी रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन, जो पाकिस्तान क्या कहता है। तो देखिए पाकिस्तान में जो ये इतनी सारी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, it is not because it is fighting the global war on terror. It is because it is harboring these terrorists. It is nurturing these terrorists. ये जो हुआ है उसके ऊपर अटैक्स हुए हैं, it is a result of its own policies. It's ये तो टेरर को और बढ़ावा देते हैं। और इसीलिए जैसे आपको तो अच्छी तरह याद होगा 2011 में जब हिलरी क्लिंटन आपके यहाँ आई थी, तो उन्होंने हिना रब्बानी खार को कहा था जो आप अपने घर के पीछे अगर सांप को पालेंगे तो ये मत समझिए जो आपके केवल पड़ोसियों को वो डसेंगे, आपको भी डसेंगे। तो इसीलिए ये आपको डसना हो रहा है। तो आप ये मत कहिए जो हमारे ऊपर इतना प्रहार पड़ रहा है, हम आतंकी उसके हमारी सैक्रिफाइसेस हैं क्योंकि हम वी आर फाइटिंग द वॉर ऑन टेरर। नो, it is a result of the policies, the faulty policies जो आप फॉलो कर रहे हैं, उसी की वजह से पाकिस्तान में ये हो रहा है। देखिए अगर आपने कहा जो ये टेररिस्ट हैं, प्रोस्क्राइब्ड हैं, यूएन डेजिग्नेटेड हैं, मसूद अजहर इज आल्सो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट। हाफिज सईद भी वो है, जैश ए मोहम्मद भी है। परंतु वो सभी आप उनको कितने आलीशान घरों में रहते हैं, पूरी उनको सुरक्षा दी जाती है, सेफ्टी दी जाती है। तो इसीलिए पाकिस्तान कहता कुछ है और उसको अमल नहीं करता है। इट डजंट वॉक द टॉक एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। दैट इज व्हाट आप FATF को भी देख लीजिएगा, वो कहते हैं आपने एक्शन ही नहीं लिया है। जो टेररिस्ट आपके यहाँ हैं, आपको उनके विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए। आप देखिए मतलब अगर कोई देश आरजू पूरी तरीके से हमेशा डिनायल में रहे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमारे यहाँ 26/11 का हुआ,
उसमें सब एविडेंस दिया गया। आपने कहा नहीं, एविडेंस ठीक नहीं है। पठानकोट हुआ, उसका एविडेंस दिया गया, नहीं ठीक है। उरी भी ठीक नहीं है, पुलवामा भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए अगर डिनायल में रहेंगे तो फिर हालात नहीं सुधर सकते। और फिर इसमें भी यही बस आप नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम तो वी आर विक्टिम्स ऑफ टेरर। नो, यू आर विक्टिम्स ऑफ योर ओन पॉलिसीज। अगर आप अपनी नीतियों को बदलेंगे तो ये सब आपके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। बिल्कुल सही। लेकिन सर यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि एफएटीएफ में हम भारत की वजह से हैं, और मसूद अजहर और हाफिज सईद इस तरह के सब लोग जिनको के टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है वो भी भारत की वजह से हैं। और भारत ने प्रेशराइज किया, भारत के पास पैसा है, वो बिजनेस दे सकता है। इस तरह की बातें या इस तरह का चूरन यहाँ पे बेचा जाता है और कहते हैं कि जी ये सब कुछ भारत ने किया है, हम तो बिल्कुल सही हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को मान जाने की ज़रूरत है ताकि वो उस चीज़ों को ताकि सॉर्ट आउट कर सके, सही कर सके। सर लास्ट में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि अभी इसका मैं उत्तर दे दूं जी, जी, आरजू, जी, अगर ज़रूर, आप ज़रूर। देखिए, मुझे ये बड़ी जानकर खुशी हो रही है, जो पाकिस्तान में आप समझते हैं, जो भारत की एक इतना बड़ा स्टैंडिंग है ग्लोबली, इतना ज्यादा क्लाउट है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कितने 47-48 मेंबर हैं। तो वहां पर केवल भारत के कहने से पाकिस्तान के ऊपर वो हो जाता है, अंकुश लग जाता है, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में चला जाता है। और यूएन में भी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि ये तो 1267 कमिटी है ना, जो कि डिसाइड करती है जो कौन इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। तो वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत अभी उसका परमानेंट मेंबर नहीं है, अभी तो हम नॉन परमानेंट हैं। परंतु वहां पर हमारा इतनी चलती है, जो ये हाफिज सईद और मसूद अजहर और आपके जो इतने अभिन्न मित्र वहां पर बैठे हैं, चीन बैठा है और भी आपके मित्र बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और भारत के कहने पर पूरी दुनिया मान जाती है। तो ये तो मैं आपका और आपके जो ये वाली आर्गुमेंट देते हैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूं, जो वो समझते हैं भारत का इतना इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। परंतु सच्चाई तो यही है, जो अगर यही बात हम कर रहे थे पहले भी आरजू, जो डिनायल में अगर रहेंगे तो फिर आप रिफॉर्म नहीं कर सकते। पहले अपनी गिरेबान में आपको झांक कर देखना पड़ेगा, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी फॉरेन पॉलिसी बना लिया है, अपनी नीति बना लिया है, दोनों तरफ, भारत के विरुद्ध, जो भारत को हमें नीचे करना है। अदरवाइज भारत के साथ अच्छे संबंध करिए, आपका बहुत फायदा होगा, आपका आर्थिक तरीके से बहुत फायदा होगा। अफगानिस्तान के साथ आप अच्छे संबंध रखिए, भारत को आप मौका दीजिए, जो आप ट्रांजिट रूट पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान जाए, आपको इतनी ज्यादा ट्रांजिट फीस मिलेगी और आपके लिए बिजनेस आएगा वहां पर। आप भारत को ये नहीं परमिट करके, जो हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अपना ट्रेड कर सकें, हमारे लोग जा सकें या कार्गो जा सके, तो आप अपना, जिसे कहते हैं ना, नाक खुद काट रहे हैं। यू आर hurting yourself by denying this access to India to go to have access to Afghanistan and Central Asia. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, और आई विश के यहाँ पे कुछ लोगों को ये बात समझ में आए, और ताकि टर्म्स भी बेहतर हों और पाकिस्तान की जो मुश्किलें वो भी कम हो। लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है अफगानिस्तान के ऊपर, उसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। पाकिस्तान ने उस पर काफ़ी अपना जैसे बताया है या कहा है कि उनको अच्छा नहीं लगा। और तो आपके ख्याल से क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि हर जगह तो हमें कहा जाता है कि जी अफगानिस्तान से बात करने में पाकिस्तान की मदद चाहिए, बेसिस यहाँ पे बनानी है अटैक के लिए, और कई चीजें पहले भी कर चुके हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि क्यों इनविटेशन नहीं आया पाकिस्तान को? नहीं, देखिए, उसमें मेरे विचार से जितना मैं जानता हूँ, एंड आई कुड बी लायबल टू बी जो मैं कह रहा हूँ उसमें थोड़ा और इजाफा हो सकता है। पर ये वाला जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं मोहम्मद हनीफ अतमार, उन्होंने
रिक्वेस्ट किया भारत को, जो हम प्रेसिडेंट हैं वहां पर, तो एक स्पेशल डिस्कशन हम अफगानिस्तान के ऊपर रखें। तो इसीलिए अफगानिस्तान को तो वहां पर बुलाया गया, जो भाई आप अपना नजरिया पेश करिए। यूएन के जो थे, जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज हैं, उनको बुलाया गया वहां पर। पाकिस्तान ने कहा जो हम नेबर के तौर से वहां पर आना चाहते हैं। तो परंतु ये वाली जो रिक्वेस्ट थी ये नहीं मानी गई, क्योंकि ये सोचा गया जो अगर और नेबर्स जो हैं, अब मध्य एशिया के जो देश हैं, सेंट्रल एशिया के देश हैं, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अगर वो भी कहें जो हम भी नेबर्स हैं और नेबर्स की वजह से हमको भी बुलाना चाहिए, तो इसीलिए इट वाज ऑन दिस ग्राउंड दैट so there are so many फोरा, जैसे अब एक्सटेंडेड ट्रॉयका हो रहा है, तो इसमें और सब देश हैं, पाकिस्तान है, भारत नहीं है, और सारे भी जो चाहे वो इस्तांबुल इनिशिएटिव हो, हार्ट ऑफ एशिया इनिशिएटिव हो, उज्बेक इनिशिएटिव हो, रशियन इनिशिएटिव हो, सब में पाकिस्तान है। तो वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेरे विचार से इसीलिए मना कर दिया गया, क्योंकि और भी फिर नेबर्स मांग सकते हैं और फिर उनको मना करने में मुश्किल होगी, दिक्कत होगी। बस मतलब इसमें कोई सच कोई नेगेटिव चीज नहीं है? नहीं, भारत के जहन में कोई नेगेटिव चीज ऐसी नहीं थी जो पाकिस्तान को वहां से क्यों अलग रखा जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आगे जो बातचीत होगी, पाकिस्तान तो एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है वहां पर, आफ्टर ऑल नेबर है, इतना बड़ा उसका बॉर्डर मिलता है वहां पर, और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, वो शय देता है वहां पर तालिबान को, उसके अपने हित है, वो वहां पर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता है, वो चाहता है जो काबुल में जो भी सरकार हो वो उसको सबसर्विएंट हो, उसका कहना माने, उसकी बात माने। इसीलिए मेरे विचार में हम देख रहे हैं जो तालिबान वहां पर इतना ज्यादा अपना कब्जा फैला रहा है, अपना ज्यादा वहां पर हो रहा है, परंतु उसके ऊपर कोई रोक या अंकुश नहीं लग रहा है, क्योंकि वही लोग सोचते हैं जो उसको शय दे रहे हैं, जो घनी सरकार भी एकदम मजबूर हो जाएगी जब उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, जब उसको एकदम केवल काबुल में रखा जाएगा और जो भी एक्सेस पॉइंट्स हैं उन सबको चोक कर दिया जाएगा, तो उसको रिजाइन करने के अलावा और कोई उसके पास चारा नहीं रहेगा, और तालिबान आकर वहां पर अपनी सरकार इस्टेब्लिश कर देगी, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही शुक्रगुजार होगी जो भाई 20 साल तक उन्होंने उनको पनाह दी है, शय दी है। तो पाकिस्तान यही चाहता है जो वहां पर जो सरकार हो वो उसका कहना माने, भारत का वहां पर प्रेजेंस नहीं हो। अब भारत के चारों के चारों वहां पर कॉन्सुलेट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो वो टेम्पररीली बंद होंगे, पर देखते हैं अब आगे के हालात कैसे बनते हैं। अभी तक तो बहुत ही वहां पर अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता बनी हुई है। क्योंकि सर पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि इस्लामाबाद में जो है वो तालिबान जो है उनकी फैमिलीज भी हैं, उनका मेडिकल भी किया जाता है, और हॉस्पिटल में भी जैसे कई लोग हैं। तो अब पाकिस्तान के लिए तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे तालिबान को। अब एक जब मिनिस्टर किस तरह की स्टेटमेंट आ जाए, वैसे तो पहले भी लोगों को पता ही था, लेकिन अब तो और भी ज्यादा एक क्लियर बात उन्होंने कह दी, और अब तो पाकिस्तान पीछे नहीं हट सकता मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, इसके पहले जब इमरान खान साहब गए थे यूएन जनरल असेंबली में, उन्होंने भी कहा था वहां पर जो मेरे यहाँ पर 40,000 50,000 टेररिस्ट हैं और मैं उनका खात्मा करूंगा। तो उन्होंने तो देखिए, जब प्रधानमंत्री ने खुद ये कबूल किया है जो हमारे यहाँ पर इतने आतंकी हैं, इतने टेररिस्ट हैं, तो फिर शेख रशीद ने भी कह दिया, इंटीरियर मिनिस्टर। हालांकि आप ठीक कह रहे हैं, जो वो मंत्री हैं, हालांकि उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं मानी जाती, भारत में तो नहीं मानी जाती, मुझे पाकिस्तान के बारे में नहीं मालूम है। जो सर यहाँ भी नहीं मानी जाती। यहाँ पर सोचते हैं जो वो जिसे, नहीं, आई विल नॉट यूज दोज वर्ड्स। सर ये वही है जो पाव पाव के बम बना के कह रहे थे कि मैं पे करने वाला। जी, वही मैं कहने वाला था जो कह रहे थे जो जी। तो मैं और उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि आपका तो बहुत ही
जो ये चैनल है आरजू बहुत ही संजीदा है, बहुत ही लोकप्रिय है, लोग इसको बहुत अच्छी तरह देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो मैं इसमें ठीक ऐसा है। कुछ नहीं कहना चाहूँगा, परंतु उनके बारे में कोई अच्छा वो नहीं सोचा जाता जो वो सोच समझ कर कोई बयान देते हों। तो इसीलिए, परंतु ये पूरी दुनिया को मालूम है। देखिए, अभी अगर अशरफ गनी साहब ने ताशकंद में जो कनेक्टिविटी समिट था, इमरान खान साहब बैठे हुए थे उनके सामने और उनको उन्होंने कहा, जो आपके यहां से आपने 10,000 टेररिस्ट को ट्रेन करके हमारे यहां भेजा है। अभी भी देखिए पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे आप CNN देख लीजिएगा, अल जजीरा देख लीजिएगा, सब जगह यही बातचीत हो रही है। जो तालिबान के लिए डोनेशंस कलेक्ट की जा रही हैं वहां पर बॉर्डर एरियाज में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, जहां भी है, और वजीरिस्तान में, सब जगह। और वहां पर रिक्रूटमेंट हो रही है तालिबान के लिए। तो ऐसी बातें तो इसमें तो कोई इसको कोई झुठला नहीं सकता है। परंतु अगर देखिए वही बात है, डिनायल की बात है। जो अगर पाकिस्तान एकदम हर चीज को डिनाय करता रहेगा, जो नहीं हमारे यहाँ से तो नहीं हुआ, तो आई थिंक उसका जो खामियाजा है उसको खुद ही चुकाना पड़ेगा। फिर और किसी को कहने के वो लायक नहीं होगा। और बिल्कुल अगर वो भी चाहता है जो एक खुद मुख्तार देश बनकर खड़ा हो, इंडिपेंडेंट, उसका अपना स्टैंडिंग हो, तो सभी ये जो क्रचेस हैं, पहले अमेरिका का क्रच था, अब चीन का क्रच है, उस सब को छोड़ना पड़ेगा, अपनी इंडिपेंडेंट हस्ती बनानी पड़ेगी, हैसियत बनानी पड़ेगी। और मेरे विचार से वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, भारत के लिए तो यकीनन अच्छा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं वहां पर स्टेबिलिटी हो और सिक्योरिटी हो, और एक कोई बैलेंस्ड गवर्नमेंट आए जिसके साथ हम बातचीत कर सकें, जिसके साथ हम रीजनल कोऑपरेशन बढ़ा सकें, और पूरे रीजन के लिए भी ये अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, क्योंकि किसी भी बीमारी का या डिजीज का जो है वो ट्रीटमेंट तभी हो सकता है जब हम उसको माने कि ये है। जब मानेंगे ही नहीं तो फिर उसके लिए कहाँ से ट्रीटमेंट होगा और कहाँ से कोई मेडिसिन दी जाएगी। तो इसी तरह से जो चीज़ें हमें हमारे साथ जो पैनलिस्ट आते हैं, जो हमारे गेस्ट आते हैं, वो बताते हैं, उसके ऊपर मेरे ख्याल है पाकिस्तान को सीरियसली सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत सी चीज़ों से हम कह सकते हैं कि नहीं हम एग्री नहीं करते, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जिससे एग्री किया जाना चाहिए, तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना यही कुछ होता रहेगा जो भी हो रहा है, जो बुरा हाल यहाँ पर है इकोनॉमी का, एजुकेशन का, हर लेवल पे सभी जानते हैं कि FATF में भी हैं। और अब पूरी तरह से चाइना भी कोई खास खुश नहीं है, चाइना भी कुछ नाराज ही है आजकल, और CPEC भी जो है वो काफी काम रोक दिया गया है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी और आई मच। होप कि जल्दी Such आपसे a फिर great मुलाकात हो। pleasure. थैंक Always यू a सो great pleasure to be with you, Arzu, and thank you very much for inviting me on your show. और आपको, आपके सब परिवार को मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, and I look forward to being in touch. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। God bless. God bless.